तो चलिए देखते हैं इन सभी नियमों को डिटेल में। ठीक है, तो आप सबसे पहला नियम बेटा क्या है आपका, हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम आपको ये बताता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उस पे लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जितना दाब लगाओगे उतना ही बेटा गैस की घुलनशीलता बढ़ती है, उतनी गैस घुलती है। अच्छा, इसको आधुनिक रूप में समझा जाए तो बेटा इसमें मोल अंश के रूप, अगर विलेयता को मोल अंश मान लो तो बेटा तुम्हारा नियम क्या बन जाएगा, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन में ऊपर लगाए गए बेटा गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ध्यान रखना, यहां से आपका जो फार्मूला बन जाता है, आंशिक दाब बराबर बेटा आपका यहां पे समानुपाती मोल अंश हो गया, और जब आप आंशिक दाब समानुपाती हटाओगे तो वहां KH इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स आपका यहाँ पे मोल अंश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो P आपका क्या बेटा, यहाँ P गैस का आंशिक दाब है, एक्स आपका गैस का मोल अंश है, KH आपका हेनरी स्थिरांक। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है कि KH क्या होता है। यहाँ बेटा तापमान बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है, जिससे गैस की विलेयता घटती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूरी डिटेल में तो आप इतना बता देंगे। ठीक है, फिर आते बेटा आपका हेनरी का नियम की जो सीमाएं होती हैं, वो भी आपका लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न है बेटा, हर प्रकार से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलने वाले हैं। अब आप नंबर के हिसाब से बेटा आंसर लिखिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन क्या होती है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता कम हो, गैस घुलनशील ना हो कि गैस घुल जाए विलायक में। फिर उसके बाद क्या, रासायनिक अभिक्रिया, बेटा विलेय और विलायक, गैस और द्रव के बीच कोई विलेयता नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सीमाएं। फिर बेटा इसके अनुप्रयोग की बात करें तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उसमें सोडा वाटर, जो सोडा वाटर होता है उसमें CO2 गैस को बहुत अधिक दाब पर भरा जाता है, जिससे क्या होता है जब ढक्कन खोलते हो शी की आवाज आती है, और वहां बेटा क्या होता है जब कोल्ड ड्रिंक थोड़ी बाहर आती है तो उसके कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, फिर गोताखोरी की बात करें बेटा तो गोताखोर पहले के जमाने में क्या थे, बिना सिलेंडर के बेटा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है बिना सिलेंडर के चले जाते थे, जिससे क्या होता था ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी अंदर चली जाती थी, और बेटा जिसके चलते हमारे ये परख नलिकाओं में क्या होता था, जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें बुलबुले बनते थे, उसमें ऑक्सीजन के बीच गैप्स बनता था, जिससे बहुत बड़ी बीमारियां, जैसे देखा जाए कौन कौन से बेटा, बैंड नामक बीमारी उत्पन्न होती थी। तो इस बीमारी से बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में बेटा हीलियम गैस को भी मिलाकर ले जाया जाने लगा। तो ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बेटा तुम्हारा बनता है यहाँ पे फेफड़ों की क्रियाविधि। तो फेफड़ों में जब हवा जाती है तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब बेटा अधिक हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। फिर बेटा लास्ट आपका अधिक ऊंचाइयों पर जो पर्वतारोही होते हैं उन पर भी क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते बेटा दबाव कम होता है, श्वसन क्रिया में मतलब सांस लेने में बेटा क्रिया, वहां पे जो श्वसन क्रिया होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता वो घटने लगती है। तो बेटा इसके बीमारी से भी बचने के लिए हमें हेनरी नियम का उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखें बेटा राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट का नियम दो आधार पर, वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों पर बेटा तुम्हें ध्यान रखना क्या पूछा गया तुम्हारे एग्जाम में। तो अगर वाष्पशील के लिए पूछा जाए तो बेटा आपके नियम यहाँ पे क्या बन जाता है, जब दो ऐसे द्रवों को मिलाया जाता है जो वाष्प बन जाते हैं, देखो अगर एल्कोहल ले लो, जल ले लो, अगर दोनों को मिला दिया जाए तब के लिए कंडीशन क्या है कि निश्चित ताप पर विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। अगर अवयव के बेटा आंशिक वाष्प दाब की बात करें तो उसके मूल अंश के समानुपाती हो जाएगा, और बेटा समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो P0A आ जाएगा। इस तरह अगर अवयव बी के बारे में बात करें तो PB बेटा आपका विलयन अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब अवयव बी के मूल अंश के समानुपाती होगा, और बेटा समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो यहाँ PV0 आपका यहाँ पे समानुपाती चिन्ह के जगह पे आ जाएगा। फिर देखते हो जो नियम है वही बताता है कि जो विलयन है बेटा उसमें घोले गए विलेय और विलायक के मूल जो आपके यहाँ पे आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ तुमने जो वैल्यू बेटा तुम्हें यहाँ पे मिली उन्हीं वैल्यू को तुम यहाँ पे रख दोगे और तुम्हारा ये कंप्लीटली नियम यहाँ पे हो जाएगा। PA और PB क्या है, P0A P0B क्या है, XA और XB आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर आते बेटा नेक्स्ट यहाँ पे अवाष्पशील। देखो तुम्हारे पास दो प्रकार के नियम बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर जब देखना तो वाष्पशील अवाष्पशील जरूर देखना। फिर उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसी विलेय के बेटा क्या हो जाएगा, मूलअंश के समानुपाती होता है, मूलअंश के सॉरी समानुपाती नहीं मूलअंश के बराबर होता है। तो यहाँ देखो तुम्हारे क्या हो जाएगा P0 - PS/P0। P0 बेटा क्या शुद्ध विलायक का आंशिक वाष्प है, PS बेटा आपका यहाँ पे क्या
क्या है, विलयन का वाष्पदाब है, और यक्ष विलेय आपका यहाँ पे देखा जाए तो विलेय का मूल अंश होता है। फिर देखो राउल्ट के नियम की सीमाएं भी आपसे पूछा जा सकता, तो यह नियम केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है। यह केवल उन विलेय पदार्थों पर लागू होता है जो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात को भी, विलेय पदार्थ का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, यानी अड़ जुड़ने या टूटने नहीं चाहिए, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर आते बेटा नेक्स्ट हमारा फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी W उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होता है। W समानुपाती है Q, अब बेटा Q जब यहाँ समानुपाती चिन्ह हटता है तो वहां Z आ जाता है, ठीक है, Z आ जाएगा, और Q का फार्मूला होता है Q बराबर आवेश, आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है, तो बेटा यहाँ पे I इंटू टी हो जाएगा। तो W जमा हुआ पदार्थ है बेटा, Q आपका देखो I विद्युत धारा हो जाएगी, T समय हो जाएगा, और क्या बचा भाई, Z है आपका रासायनिक तुल्यांक, मतलब एक समाकरण कह सकते हैं, समानुपाती नियतांक है। फिर आते बेटा नेक्स्ट हमारा फैराडे का द्वितीय नियम, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में समान मात्रा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर दो या दो से अधिक तुम्हारे विद्युत अपघट्य हैं, उनमें अगर हम समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करते हैं तो बेटा क्या होता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के क्या समानुपाती हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका देखा जाए W1 समानुपाते E1 हो जाएगा, और बेटा इसी तरह W2 समानुपाते E2 हो जाएगा, और जब समानुपाती चिन्ह हम रखेंगे तो बेटा यहाँ तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, ठीक है। W1 W2 बेटा अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान है, E1 E2 उनके रासायनिक तुल्यांकी भार है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम द्वितीय भी हो गया। उसके बाद बेटा कुलराउस नियम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, किसी वैद्युत अपघट्य, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बेटा जो लैम्डा m नॉट होता है, यहां पर उनके सभी धनायनों ऋणायनों की व्यक्तिगत आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। अच्छा सरल शब्दों में समझो तो बेटा जब विलयन इतना पतला हो जाए, इतना तनु हो जाए कि आयनों के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य न करे, तो प्रत्येक आयन अपनी निश्चित हिस्सेदारी देता है, और चाहे उसके साथ दूसरा आयन कोई भी हो, मतलब प्रत्येक आयन बेटा अपना एक अलग ही कंडक्टिविटी प्रदान करेगा यहाँ पे। तो लेमडा m नॉट बराबर बेटा आपका यहाँ पे लेमडा m नॉट बराबर आपका देखो V प्लस लेमडा प्लस नॉट प्लस आपका यहाँ देखो V माइनस, मतलब पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन के लिए बेटा मोलर चालकताओं के योग के यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेमडा m नॉट बेटा अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, लेमडा प्लस नॉट लेमडा माइनस नॉट धनायन और ऋणायन की अनंत तन्यता पर आयनिक चालकता, और यहाँ पे V प्लस या V माइनस ये क्या है, प्रति सूत्र इकाई में आयनों की चालकता। तो प्यारे साथियों ये रही तुम्हारे सामने जितने भी नियम थे उन सबकी डिटेल में एनालिसिस बेटा हो गई है। तो मिलते बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।